सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, सिविल सेवा परीक्षा अर्थात आईएएस की परीक्षा में भारत का संविधान एक महत्वपूर्ण विषय है और भारत के संविधान के तहत संविधान के अनुच्छेद निश्चित ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। संविधान के अनुच्छेदों के अनुसार ही भारतीय राज्य व्यवस्था की संरचना स्थापित है। यही कारण है कि चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग हो, चाहे वो राज्य लोक सेवा आयोग हो, चाहे वो भारत की कोई भी परीक्षा हो, अनुच्छेदों से प्रश्न अक्सर आते हैं। लेकिन अनुच्छेदों के जो टिपिकल यानी जो कठिन शब्द हैं, संवैधानिक शब्द हैं, उसके माध्यम से कई बार अनुच्छेद ठीक से समझ में नहीं आते हैं और अनुच्छेदों को याद रखने के लिए, अपने स्मरण के अंतर्गत अनुच्छेदों को आत्मसात करने के लिए बहुत आवश्यकता इस बात की है कि अनुच्छेदों का अलग से अध्ययन भी किया जाए। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के परीक्षाओं में या आईएएस या पीसीएस की परीक्षाओं में चूंकि अनुच्छेद महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, इसीलिए अनुच्छेदों को अलग से महत्व देते हुए आज मैं एक नए प्रकार का लेक्चर प्रारंभ करता हूं। पूरे अनुच्छेदों का जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनका हम विस्तार से व्याख्या करेंगे। इससे आपको यह लाभ होगा कि परीक्षा में अनुच्छेद याद रखना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ऐसा विद्यार्थी जो ये समझ नहीं पा रहा कि अनुच्छेदों को कैसे याद करें, ऐसा विद्यार्थी जो अनुच्छेदों को समझ नहीं पा रहा है, ऐसा विद्यार्थी जो अनुच्छेदों को पूरे रूप से व्याख्यायित नहीं कर पा रहा है, ऐसा परीक्षार्थी जो अनुच्छेदों को विस्तार से पढ़ना चाह रहा है, अलग से पढ़ना चाह रहा है और सिविल सेवा की परीक्षा और भारत के किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अनुच्छेदों को पढ़ने वाला प्रत्येक आकांक्षी विद्यार्थी या कोई भी व्यक्ति, यह हमारा लेक्चर निश्चित उसके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आज हम लोग अपने इस लेक्चर के तहत भारत के संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को देखेंगे। देखिए 395 अनुच्छेदों में हम लोग एक एक अनुच्छेद नहीं देखेंगे, जो प्रमुख अनुच्छेद हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं और एक सिविल सेवा की परीक्षार्थी होने के कारण आपको उनको निश्चित ही जानना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते हैं कि परीक्षा में मुझे याद नहीं है, परीक्षा में मैं उसको पढ़कर नहीं बैठा। निश्चित ही वे सारे अनुच्छेद आपको आत्मसात होने चाहिए, आपके स्मरण शक्ति में होने चाहिए। तो आपको वो आत्मसात रहे, आपके वो स्मरण शक्ति में रहे, आपको उसका विस्तार से ज्ञान हो, आपको वो समझ में आए। इसी के लिए मैंने एक अलग से लेक्चर प्रारंभ किया है, अनुच्छेदों में संविधान, यानी संविधान के, भारत के संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का विस्तार से वर्णन। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अनुच्छेदों में संविधान अर्थात भारत के संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का वर्णन। तो सबसे पहले हम लोग, अच्छा इसके तहत मैं आपको भाग भी बताते चलूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले भारत के संविधान के भाग 1 के तहत हम लोग जो अनुच्छेद वर्णित है उसी को लेंगे, ठीक है। तो भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 1 है वो जनरली भारत के संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। भारत के संघ और उसके राज्य से संबंधित जो भाग 1 है उसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक है। तो आइए हम लोग उसको देखते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 1 यानी संविधान का अनुच्छेद 1। भारत के संविधान का अनुच्छेद भारत को राज्यों का संघ कहता है, यानी इंडिया दैट इज भारत
शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, यानी राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी भारत जो है वो क्या है, राज्यों का संघ है। यानी भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का संघ कहता है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। भारत का संघ नहीं अमेरिका के तरह संघ है जहां संघ को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। भारत का संघ पूर्व सोवियत संघ के समान राज्यों का संघ नहीं है जिसमें संघ अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ था। यानी भारत का जो संघ है न ही अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, न ही अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ है, बल्कि भारत का संघ जो है वो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। इसी को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। ये आपको विस्तार से समझना चाहिए कि भारत का जो संघ है जिसको यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है वो क्या है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। तो आर्टिकल 1 में भारत को क्या कहा गया है, राज्यों का संघ। अब आइए आप आर्टिकल 2 देखिए। आर्टिकल 2 में कहा गया है कि नए राज्यों को प्रवेश या स्थापना, ठीक है ना, नए राज्यों को प्रवेश या स्थापना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 संसद को नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की शक्ति देता है, ठीक है ना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 जो है वो संसद को नए राज्यों को प्रवेश या नए राज्यों की स्थापना का क्या करता है, शक्ति देता है, संसद को देता है, सरकार को नहीं देता है, न्यायालय को नहीं देता है, ठीक है ना। किसको दे रहा है, संसद को दे रहा है, विधायिका को दे रहा है, ठीक है। आर्टिकल 3, क्योंकि आर्टिकल 3 और आर्टिकल 2 को एक साथ समझा जा सकता है, क्योंकि दोनों में जब कंपैरेटिव स्टडी होगा तभी आप इस दोनों को अलग से समझ पाएंगे। तो आर्टिकल 2 में मैंने बता दिया नए राज्यों को प्रवेश या नए राज्यों की स्थापना। तो भारत में 36वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को जब एक राज्य बनाया गया था, यानी भारत में जो सिक्किम का प्रवेश हुआ था, ठीक है ना, जब सरकार ने सिक्किम को प्रवेश दिया था भारत में, तो वह असल में अनुच्छेद 2 का ही प्रयोग किया था, ठीक है ना। अभी मैं उसका कारण आपको समझाऊंगा कि क्यों हम अनुच्छेद 2 से ले रहे हैं, ठीक है। अब आइए आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण, नए राज्यों के निर्माण या उनके सीमाओं, क्षेत्रों, नामों में परिवर्तन करने की संसद की शक्ति। नए राज्यों के निर्माण या उनके क्षेत्रों, सीमाओं, नामों में परिवर्तन करने की संस्था। यानी अनुच्छेद 3 के तहत संसद नए राज्यों का निर्माण कर सकती है या पहले से जो राज्य स्थापित हैं उनके नाम में परिवर्तन कर सकती है, उनके सीमा में परिवर्तन कर सकती है, उनके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। 2 राज्यों में से कुछ क्षेत्रों को निकालकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। जैसे उत्तराखंड का निर्माण उत्तर प्रदेश को से निकाल कर किया गया, छत्तीसगढ़ का निर्माण मध्य प्रदेश से क्षेत्र निकाल कर किया गया, झारखंड का निर्माण बिहार से क्षेत्र को निकाल कर किया गया। अर्थात संसद को यह अधिकार है कि वो पहले से स्थापित राज्यों में से किसी राज्य को, क्षेत्र को निकालकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है, उनके नाम में परिवर्तन कर सकती है, उनके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, उनके सीमा में परिवर्तन कर सकती है। अब प्रश्न ये उठता है कि अनुच्छेद 2 भी नए राज्यों की बात कर रहा है, अनुच्छेद 3 भी नए राज्यों की बात कर रहा है। अंतर दोनों में क्या है? अंतर यह है कि जहां अनुच्छेद 2 में ऐसे राज्यों की बात की गई है जो कभी भारत में थे ही नहीं, ठीक है ना। जैसे बाहर से कोई राज्य लाया, जैसे सिक्किम का था, सिक्किम नहीं था भारत में, सिक्किम को बाद में भारत में लाया गया। हालांकि सिक्किम शुरू से भारत
की ओर अट्रैक्ट था, लेकिन उसको बाद में 36वें संविधान संशोधन के तहत 35वें से उसको सह राज्य बनाया गया, फिर 36वें संविधान संशोधन से उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 9 तो संविधान में जो सिक्किम आया भारत में, तो वो एक नया राज्य था जो बाहर से आया। तो अगर किसी बाहर से प्रवेश किसी राज्य को लिया जाए जो कभी भारत में था ही नहीं, तो उसका डिस्कशन अनुच्छेद 2 से होगा, और ऐसे राज्य जो भारत में थे जब उसका डिस्कशन होगा तो अनुच्छेद 3 से होगा। बस ये समझ लीजिए, जो राज्य भारत में नहीं थे, जो राज्य क्षेत्र भारत में नहीं थे, अगर उसको डिस्कस करना है, उसको प्रवेश देना है, उसकी स्थापना करना है, तो अनुच्छेद 2 से डिस्कशन होगा। और यदि ऐसे राज्य जो भारत में हैं उनसे किसी नए राज्य का निर्माण करना, उनके नाम में परिवर्तन करना, उनके क्षेत्र में परिवर्तन करना, उनके सीमा परिवर्तन करना है, तो अनुच्छेद 3 का डिस्कशन होगा। जब आप ये अंतर समझ लेंगे तो आपको अनुच्छेद 2 और 3 में अंतर समझ में आ जाएगा। अनुच्छेद 4 क्या कर रहा है? अनुच्छेद 4 ये कहता है कि अगर अनुच्छेद 2 का प्रयोग किया जाए या उस किसी राज्य को प्रवेश दिया जाए भारत के बाहर से, या अनुच्छेद 3 का प्रयोग किया जाए, तो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत जो भी कानून बनाया जाएगा उसको अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है ना? वो साधारण बहुमत से हो जाएंगे, यहां तक कि इतने साधारण होंगे कि उनको संविधान संशोधन नहीं कहा जाएगा। ये याद रखिए, आईएएस जैसी परीक्षा में ऐसे प्रश्न जरूर आते हैं, और आपको इसको इसलिए याद रखना कि आपको मेंस की परीक्षा में लिखना भी है। तो जो मेरा डिस्कशन है वो आईएएस के मेंस के लिए भी है, आईएएस के प्री के लिए भी है, पीसीएस के मेंस के लिए भी है, पीसीएस के प्री के लिए भी है, क्योंकि यही आपको 4 ऑप्शन में से हल भी करना है और यही आपको मेंस की परीक्षा में लिखना भी है। तो जब तक आप अनुच्छेदों का निर्वचन नहीं जानेंगे, अनुच्छेदों का इंटरप्रिटेशन नहीं जानेंगे, तब तक आप अनुच्छेदों को बढ़िया से एग्जाम में नहीं लिख पाएंगे। और मैंने बार बार बताया है कि अगर आपको पॉलिटी में गणित की तरह नंबर पाना है तो संविधान को, भारतीय राज्य व्यवस्था को आप अनुच्छेदों के माध्यम से लिखिए, आप देखिए बहुत नंबर पाएंगे, गणित की तरह नंबर पाएंगे। तो आज मैं उसी को समझाने के लिए आया हूं। कई सारे लेक्चर लूंगा अनुच्छेदों में, आपका अनुच्छेद विधिवत तैयार हो जाएगा। आपको सिविल सेवा की परीक्षा में अनुच्छेदों के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। अपने इस लेक्चर के बाद जो है आपको अनुच्छेदों के बारे में हमारे इसके बाद सोचना नहीं पड़ेगा, उसीलिए मैं इसको लाया हूं। तो ये हो गया भारत के संविधान का भाग 1। अब आइए देखा जाए भारत के संविधान का भाग 2। भारत के संविधान के भाग 2 में नागरिकता के संबंध में प्रावधान किया गया है। भारत के संविधान के भाग 2 में नागरिकता के संबंध में प्रावधान किया गया है, अर्थात भारत के संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक किसके संबंध में प्रावधान किया गया है? नागरिकता के संबंध में। लेकिन आपको यह जानना बिल्कुल जरूरी है कि नागरिकता के ज्यादातर जो प्रावधान हैं वो उस समय की बात है जब भारत आजाद हुआ और भारत के बहुत सारे नागरिक पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से बहुत लोग भारत आए। तो अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद जो 8 तक है, ठीक है ना, जैसे 5 है नागरिकता के प्रारंभ में भारत के संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है। जनरली 5 से लेकर 8 तक जो अनुच्छेद हैं वो प्रारंभ की बात है, जब भारत आजाद हुआ और उस समय लोगों की नागरिकता किस प्रकार से स्थापित होगी। तो 5 से 8 समझिए उस समय की बात है जब भारत आजाद हुआ और भारत के लोगों को नागरिकता प्रदान की जा रही थी, या भारत का विभाजन पाकिस्तान के रूप में हुआ। कुछ लोग पाकिस्तान जा रहे थे, कुछ लोग पाकिस्तान से भारत आ रहे थे। उनके नागरिकता के संबंध में जो प्रावधान था जनरली वो 5 से 8 तक है। तो उनका डिस्कशन कोई बहुत ज्यादा यहां आवश्यक नहीं है, फिर भी आप जान सकते हैं। लेकिन मैं अपने इसके तहत, लेक्चर के तहत, उन्हीं सारे अनुच्छेदों को लेने वाला हूं जो वर्तमान में प्रासंगिक हैं और जिनसे आपकी आईएएस की परीक्षा में आपको बहुत ज्यादा जो है वो मिलेगा, सहायता मिलेगा। ठीक है, जिससे आपकी परीक्षा आसानी से निकलेगा
और आपका संविधान के प्रति समझ विस्तार से बढ़ेगा। ठीक है, ऐसे किसी अनुच्छेद का आवश्यकता यहां नहीं है जो बहुत प्रासंगिक नहीं है। ठीक है, ले सकता हूं, पढ़ा सकता हूं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन कोई उसका वो नहीं है। तो आइए हम लोग अगला अनुच्छेद देखें, आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 क्या है? भारत के संविधान का आर्टिकल 9 क्या है? देखिए, भारत के, अभी मैं आपको यह भी बताऊंगा कि असल में नागरिकता का जो अधिकार है वो क्या है। कहीं मौलिक अधिकार तो नहीं है, कहीं संवैधानिक अधिकार तो नहीं है, कहीं कानूनी अधिकार यानी विधिक अधिकार तो नहीं है। जानना बहुत जरूरी है। संविधान के अध्ययन में आपको विस्तार से समझिए। आप अनुच्छेदों को केवल एक शब्द मत समझिए, एक वाक्य मत समझिए। आप अनुच्छेदों में भारतीय राजनीतिक जीवन, संवैधानिक जीवन का एक अंग है अनुच्छेद। कानून को शक्ति प्रदान करने वाले आर्टिकल हैं, तो आपको उसको समझना पड़ेगा। तो आइए, अनुच्छेद 9 यह कहता है कि यदि कोई भारत का नागरिक किसी विदेशी राज्य का या किसी अन्य देश का नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है ना, स्वेच्छा से। यानी अगर कोई भारत का नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वो भारत की नागरिकता उसकी समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 9 यानी अनुच्छेद 9 यह कहता है कि यदि कोई भारत का नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ये आर्टिकल 9 है। अब आइए आर्टिकल 10। कुछ अनुच्छेदों को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि चाहे वो कोई किताब हो, अनुच्छेदों की सही से व्याख्या नहीं की गई। बहुत कम ऐसे किताब हैं जिसमें अनुच्छेदों की व्याख्या बहुत विस्तार से की गई है। इसी कमी को दूर करने के लिए मैं इस लेक्चर को ले रहा हूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य ही है कि आपके परीक्षा को सरल से सरलतम बनाना, चाहे वो आईएएस की परीक्षा ही क्यों ना। ठीक है ना, आईएएस की परीक्षा इस भ्रामक अवधारणा पर कठिन बन जाती है कि आपको ऐसा लगता है कि वो वास्तव में बड़ी कठिन परीक्षा है। मैंने बार बार बताया है, समस्याओं पर भारी पड़ने का, समस्याओं को सरल बनाने का सबसे सरल तरीका है कि आप समस्याओं पर भारी पड़ जाइए। समस्याएं आप पर भारी ना पड़े, बल्कि आप समस्याओं पर भारी पड़ जाइए। आप देखिए, समस्याएं स्वयं सरल हो जाएंगी। समस्याएं तभी तक भारी होती हैं जब तक आप उससे छोटे बने रहते हैं। आप समस्याओं पर भारी पड़ जाइए, आप देखिए सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो इसीलिए सिविल सेवा की परीक्षा को एक समस्या मत बनाइए, अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति बनाइए। सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी आपका कोई बोझ नहीं है, आपके लिए कोई समस्या नहीं है, आपके लिए कोई टेंशन का विषय नहीं है। आपका वो स्वभाव है, क्योंकि आप प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए पैदा हुए हैं। तो जब बनने के लिए पैदा हुए हैं, जब आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, फिर संशय किस बात का, फिर समस्या किस बात का, फिर टेंशन किस बात का, भिड़ जाइए। तो आपकी इस परीक्षा को सरल बनाना ही हमारा परम उद्देश्य है, और मैं इसीलिए अपने इन लेक्चर्स को ला रहा हूं। इसके पीछे सब्सक्राइबर बढ़ाना और व्यूज बढ़ाना कोई उद्देश्य नहीं हमारा। आप तक अपने अनुभवों को शेयर करना ही हमारा उद्देश्य है, और मैं इसी को कर भी रहा हूं। ठीक है, इसके पीछे और कोई हमारा उद्देश्य नहीं है, क्योंकि इस माध्यम से हम भारत के सभी आईएएस की परीक्षा की, भारत के आईएएस की परीक्षा के जितने विद्यार्थी हैं, चाहे वो स्टेट सिविल सर्विसेज के अधिकारी, चाहे किसी प्रतियोगी परीक्षा के अधिकारी, सब तक हम पहुंचने का प्रयत्न कर रहे हैं। और ये भी मेरा उद्देश्य है, ताकि सबकी समस्याएं दूर हो, सबको इसकी जानकारी हो, और सबको जो है इससे लाभ लो। बिल्कुल लाभ देना ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है। आइए, तो अनुच्छेद 9, इसीलिए मैं अभी दिखाने जा रहा हूं आपको कि कैसे अनुच्छेद कठिन भी है। तो अनुच्छेद 9 तो सरल भाषा में आपके समझ आ ही गया होगा। अब आइए अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 यह कहता है कि संसद, जो व्यक्ति भारत का नागरिक है, वो संसद के विधि के अधीन नागरिक बने रहेंगे। संसद के विधि के अधीन नागरिक बने रहेंगे। अब यह शब्द बहुत समझ में आने वाली बात नहीं है कि जो नागरिक थे वो संसद के विधि के अधीन नागरिक बने रहेंगे। आर्टिकल 10 जरा ध्यान से समझिएगा। आर्टिकल 10 यह कह रहा है कि जो नागरिक हैं वह संसद द्वारा बनाए गए विधि के अधीन
भारत के नागरिक बने रहेंगे। तो जो नागरिक थे वो संसद के विधि के अधीन नागरिक बने रहेंगे, इसका क्या मतलब है? अब ये क्लिष्ट शब्द है, मैंने तो और सरल करके इसको बताया, लेकिन जो वास्तव में लिखा हुआ संविधान में वो तो बहुत क्लिष्ट शब्द है। जो नागरिक थे वो नागरिक बने रहेंगे संसद के विधि के अधीन। इस अनुच्छेद को अगर डिस्क्राइब किया जाए तो इसका अर्थ ये निकलता है कि अनुच्छेद 10 ये कह रहा है कि अभी तक जितने अनुच्छेद बताए गए, अगर उसके तहत कोई भारत का नागरिक है तो वह भारत का नागरिक तब तक बना रहेगा, वो भारत का नागरिक बना रहेगा, लेकिन वो संसद के कानून के अधीन। यानी अगर संसद कोई नया कानून बनाकर कोई नई विधि लाता है तो उसके तहत वो कानून नागरिक बनेगा, और नहीं बना रहा तो वो कानून नागरिक हमेशा बना रहेगा। यानी संसद के विधि के अधीन वह व्यक्ति नागरिक है। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि नागरिक बना तो संसद कोई कानून बनाए नागरिकता के संबंध में तो वो प्रभावित नहीं होगा। वो तब तक नागरिक है जब तक संसद उसकी नागरिकता के संबंध में कोई नया विधि नहीं बना देता है और उसमें परिवर्तन नहीं कर देता है। यानी उस व्यक्ति की नागरिकता संसद के विधि के अधीन है। यानी नागरिकता कोई आपका मौलिक अधिकार नहीं है, नागरिकता विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। और भी कानून तो कौन बनाता? संसद बनाता है। यानी कोई व्यक्ति जो नागरिक है वो नागरिक बना रहेगा किसके अधीन? संसद के कानून के अधीन। यानी संसद अगर कोई कानून नहीं बना रहा तो नागरिक है, नागरिक रहेगा। हां, अगर उसने कोई नया कानून बना दिया तो उसके अधीन फिर नागरिक बनेगा। यानी संसद द्वारा बनाए गए विधि के अधीन जो भी कंडीशन होगा उसी के अनुसार कोई व्यक्ति भारत में नागरिक हो सकता है, अन्यथा नहीं। ऐसा नहीं है कि संसद कोई कानून बना रहा है और उन अपेक्षाओं पे और खरा नहीं उतर रहा तो नागरिक रहेगा, नहीं। तो अनुच्छेद 10 ये बता रहा है नागरिकता की निरंतरता, नागरिकता की निरंतरता के बारे में बता रहा है। कौन? आर्टिकल 10 कि आप नागरिक रहेंगे, हैं, रहेंगे, लेकिन किसके अधीन रहेंगे? संसद के विधि के कानून के अधीन रहेंगे। अपने मन से नहीं रहेंगे, या किसी कार्यपालिका के आदेश से नहीं रहेंगे, किसी न्यायालय के आदेश से नहीं रहेंगे। किसके अधीन रहेंगे? संसद द्वारा बनाए गए विधि के। क्लियर हो गया ये आपको बात? मुझे लगता है कि आपको क्लियर होगा। अब मेरा उद्देश्य भी यही बताना है, सारे अनुच्छेदों का बिल्कुल उधेड़बुन ही करने के लिए यहां उपस्थित हुए इस लेक्चर को लेकर, ताकि आईएएस की परीक्षा में आपके लिए कोई समस्या न पैदा हो। अब आइए आर्टिकल 11, इसी अनुच्छेद 10 के सपोर्ट में ही दे रहा है आर्टिकल 11 कि संसद को जो है विधि द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति प्राप्त है। इसको यानी संसद को नागरिकता के अधिकार को विधि द्वारा विनियमित करने की शक्ति प्राप्त है। अब ये तो कठिन शब्द हो गया, सरल शब्दों में समझ लीजिए कि नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार अनुच्छेद 11 के तहत संविधान ने किसको दिया है? भारत के संसद को दिया है। यानी अनुच्छेद 11 के तहत नागरिकता के संबंध में संसद कानून बना सकता है। यह और सरल वर्ड हो गया, समझ में आया आपके? अनुच्छेद 11 क्या कर रहा है कि संसद नागरिकता के संबंध में कानून बना सकता है। 10 कहा कि उसके अधीन आप रहेंगे, लेकिन उसके अधीन रहेंगे तो वो बनाएगा तब तो अधीन रहेंगे। तो बनाने के लिए अधिकार किसमें दे दिया? 11 में दे दिया। समझ में आया? 10-11 एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के नागरिकता का बना रहना किस अनुच्छेद के तहत है? तो 10 के तहत है। ये एक बार आईएएस में ये पूछा हुआ है या सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रश्न आया है, किसके अधीन वो नागरिक बना रहेगा? 10 के तहत रहेगा। मैंने बता दिया, नागरिक है, नागरिक बना रहेगा संसद के विधि के अधीन, अनुच्छेद 10। लेकिन नागरिकता का कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। इसीलिए नागरिकता अधिनियम 1955 बनाकर पहली जो नागरिकता के संबंध में कानून बनी, नागरिकता अधिनियम 1955, वो इसी के तहत बनाया गया, अनुच्छेद 11 के तहत। और नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत ही व्यक्ति को भारत की नागरिकता, जितने लोग भी दिख रहे हैं, नागरिकता प्राप्त होती है। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। इसी तरह मैं अनुच्छेदों का एक पूरा क्रमबद्ध लेक्चर प्रस्तुत करूंगा और भारत के संविधान के जितने महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनको विस्तार से इंटरप्रिटेशन आपके समक्ष रखूंगा।
निश्चित ही आपके लिए आईएएस की परीक्षा में, चाहे वो पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे जो भी परीक्षा हो, आपके लिए निश्चित ही वरदान साबित होगा। नए लेक्चर के साथ मैं पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।